बेंथम बेंथम की उपयोगितावाद से निकलकर ही एक सिद्धांत आया है जिसे हम मिल की उपयोगितावाद कहते हैं। मिल की उपयोगितावाद, या ये कहा जाए कि मिल ने स्वयं कहा था, इन विषय वस्तुओं को समग्रता में पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी इन सब के बारे में रखना होगा, तब जाके इसकी यथार्थता समझ में आएगी। यानी मिल की उपयोगितावाद पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी भूमिका पढ़ेंगे कि मिल आखिर इनकी सिद्धांत देने का क्या दृष्टिकोण था। अब भूमिका के बारे में थोड़ी सी हम एक नई अलग जगह के देखें तो हमें थोड़ी सी 3-4 आधारभूत जानकारी, इसमें पहली आधारभूत जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, वह क्या है? आधारभूत जानकारी। पहला टॉपिक के अंतर्गत हम मिल के बारे में यदि थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझेंगे तो यह वास्तविकता है कि हर उनके आयाम को समझ लेंगे। कहा जाता है कि कोई भी फिलोसोफर, कोई भी राइटर कि उस जीवन, उनकी वर्तमान परिस्थितियां बहुत बड़ा निर्धारक करने का काम करती है जीवन की निर्धारण में। क्योंकि सारी चीजें, जब आदमी कुछ भी लिखता है, मैं एक राइटर हूँ, मेरा भी काम है कि अभी मेरी हाल ही में 5 किताबें पब्लिश हुई हैं, तो मैं एक राइटर का एक काम होता है अभी वो आई नहीं होगी, हो सकता है कि वह कुछ वो कर, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि मेरी किताब अमेजन पे क्यों नहीं शो कर रही है। ठीक है, तो मैं आज ना बात कर लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो चीज़ें तकनीकी नहीं आती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, इसको पढ़ने से सबसे अच्छी चीज है कि किसी भी फिलोसोफर को पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, मेरी हार्दिक इच्छा एक ही रहती है कि आप जहां भी पढ़े तो पहले 3 काम जरूर करें। उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड पढ़ लें, एकदम बेस। मैं आपको कहता हूं ना कि जिस तरीके से मैं अपनी किताबों को लिखा हूं उसी क्रम में, बस वहाँ डिटेल्स वर्णन है, यहाँ सिनॉप्सिस के वर्णन है, और कुछ नहीं है। 1806 से इनका 1873 इसका टाइम पीरियड इनका है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पहला आयाम इनके जीवन परिचय। इस आधारभूत संरचना के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला जीवन परिचय, दूसरा प्रभाव, यानी आखिर यह किनके विचारधारा से प्रभावित है, तीसरा इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ। आप किसी यूजीसी नेट के अक्सर कंपटीशन में देखेंगे कि अक्सर किताबों का नाम पूछ देता है, 80% लोग यही फेल हो जाते हैं। हम एक एक चीज, एक एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यूजीसी, तब भी 4th पेपर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आपको यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं या एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों में भी पढ़ना है, तो समग्र आपको दृष्टिकोण यहाँ पर मिलेगा। तो हम एक एक आधारभूत जानकारी के अंतर्गत इन तीनों बिंदुओं पर बात करेंगे। जब ये तीनों बिंदु समाप्त हो जाएंगे तो इसके अन्य आयाम पर हम थोड़ा सा समग्रता से चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, जीवन परिचय। जीवन परिचय ज्यादा वो जरूरी नहीं होता है। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में 1803 में हुआ था। मतलब कहा जाता है कि
ये बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। बचपन में ही लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का एक अच्छी समझ थी। ये सारी चीज़ें थे। दोनों लोगों को, अंकुश यादव, रघु, दोनों लोगों को गुड आफ्टरनून। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एक चीज़ आप लोगों से हार्दिक मेरी निवेदन यही रहता है कि नोट्स को एक प्रॉपरली बना लें। आप अभी से इन द फ्यूचर आप कहीं भी इसका, यदि इथिक्स के स्टूडेंट है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, यूजीसी नेट के हैं तब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये पढ़ाई कहीं खराब नहीं जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी मिल की जहाँ भी उपयोग, मिल के सिद्धांतों की जहाँ भी वर्णन होगा वहाँ पर समग्रता में आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके सारे आयाम को सूक्ष्मता में एक एक बाय एक एक स्टेप समझाऊं। ठीक है, देखिए 1800, पहली चीज क्या है, 1803 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। दूसरी इनकी विशेष जो जानकारी थी, जो आवश्यक तो नहीं है लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, बचपन में इनको ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा की अच्छी समझ हो गई थी। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह तीसरा जो है, यह एक राजनीतिज्ञ माने जा, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, नीति शास्त्री आदि अनेक इनके नामों को जाना जाता है। आदि इनके अनेक नामों को जाना जाता है। चौथा देखा जाए तो इनको कहा जाता है कि इनकी यह सोशियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए थे। ये सोशियोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा, यानी समाज शास्त्र के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान था। ये सारी इनकी खासियत थी। अब इनकी बेसिक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। कहा जाता है कि पांचवें, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यह एक सिविल सर्वेंट थे जो आईसीएस की परीक्षा वहां पर आयोजित होती थी, उन्हीं के द्वारा इनका चयन हुआ था। यह ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे, ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब इनके बारे में और डिटेल से देखो, जिस समय आप देख रहे हैं 18वीं शताब्दी कि 1800 में, तो जिस समय यह पैदा हुए थे उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य पूरी दुनिया पर था। लगभग भारत भी उस समय गुलाम था। ठीक है, भारत की वर्चस्वता थी। तो उपयोगितावादी सिद्धांत कौन से हमारे लिए कारगर है, कौन हमारे लिए उपयोगी है, ये सारी चीजें इनका ब्रिटेन की राजनीतिक चीजों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो सत्ता, मतलब अनुकूल प्रतिकूल की जो अवधारणा थी, वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में मिल की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक पॉलिटिकल लीडर के साथ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो उपयोगितावादी सिद्धांत थी, वास्तविकता यही है कि बेंथम के सिद्धांत को परिष्कृत करने का श्रेय इनको जाता है। इसीलिए छठी जानकारी है कि बेंथम के सच्चे शिष्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। बेंथम के प्रिय शिष्य के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बेंथम के सिद्धांत को परिष्कृत करने का काम किया था। हाँ, वह काम करेगा। एक चीज देखो रघु, मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि मिल की
सिद्धांत का एवरीथिंग्स यहाँ तुझे मिल जाएगा। कहाँ क्या लगाना है अब हिसाब से तू अपना यूज कर लेना, लेकिन इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि यदि इसे पढ़ते हो तो पूरी की पूरी मील तुझे एक एक चीज आएगा। मतलब 15-20 पेज 25-30 पेज का जो सारा संक्षेप मेरी किताब में भी है, उसको अन्य किताबों का देखो, हमेशा मैं कहता हूँ ना कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो अपने खुद नोट्स के से बना के पढ़ाता हूँ। ये नहीं होता है कि कट कॉपी पेस्ट है। मुझे डिक्टेट करने वाले टीचर नहीं हूँ कि बोर्ड पर लाया और छाप दिया, वो नहीं। जो पढ़ाने की शैली है, जो पढ़ाने का तरीका, एक एक चीज उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको यदि पढ़ना है, यदि आपको डिटेल्स की चीजें देखना हो तो मेरी किताबों में है, लेकिन यहाँ पर उन किताबों का सार मिलेगा समग्रता में, तो एक एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। बेंथम के प्रिय शिष्य कहा जाता है, ये इनकी बेसिक जानकारी है। दूसरी चीजें क्या है, प्रभाव देखें कि मिल के ऊपर प्रभाव किसका पड़ा। मिल के ऊपर प्रभाव यानी किन किन किसकी विचारधाराओं से यह अधिक प्रभावित थे। कहने का तात्पर्य यही है कि यह किन की विचारधाराओं से अधिक प्रभावित थे। तो यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, प्लेटो की विचारधारा, प्लेटो के राजनीतिक विचारधारा, यहाँ पर एक एक चीज लिखते चलिएगा। नैतिक विचारधारा पहला, दूसरा अरस्तु के सामाजिक विचारधारा, तीसरा सुकरात के नैतिक विचारधारा। मैं चाहता तो इसको क्रम से लिखता, मैं चाहता तो सुकरात है, उसके बाद प्लेटो है, अरस्तु है, इसको क्रम से लिखता, लेकिन कुछ तो रही होगी मजबूरियां जिसकी वजह से हमने इनको लिखा। क्यों लिखा, तो एक प्रभाव को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये जिस घर में पैदा हुए, इनके पिताजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो राजनीति इन्हें विरासत में मिली। ठीक है, जब राजनीति इन्हें विरासत में मिली तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जानने के ये दोनों का प्रभाव इनके पिता जेम्स मिल से मिला था। ठीक है, लेकिन उनको जब प्लेटो को पढ़े तो इनके अंदर जिज्ञासा आई इनके गुरु के बारे में पढ़ने की, तब जाकर यह प्रभावित होकर सुकरात के नैतिक सिद्धांत से परिचित हुए, जिसमें कहा जाता है कि ज्ञान ही सद्गुण होता है। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि ज्ञान ही सद्गुण होता है, ज्ञान ही सद्गुण होता है। यहीं से इनके सिद्धांत में उपयोगितावाद में भौतिकता के जगह नैतिकता आई। यह मूल कोर है, ये चीज एकदम कोर है कि आखिर बेंथम ने जिस तरीके से भौतिकतावाद इंद्रिय अनुभव के आधार पर हर विषय वस्तु का मूल्यांकन किया, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जो मिल को नैतिक अंतःकरण इंट्यूशन के आधार पर इफेक्टेड करने का प्रयास किया। तो दिस इज द मेन फिनोमिना ऑफ सोक्रेटिक इथिकल वैल्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। यह सिद्धांत ही उनको मूल रूप से प्रभावित करने का काम किया कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसीलिए इनकी उपयोगितावाद के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, नैतिक उपयोगितावाद का सिद्धांत। नैतिक उपयोगितावाद का सिद्धांत। यह बात सही है कि आगे के जो विचारक थे उनका भी प्रभाव पड़ा। तो कौन कौन से थे जिनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा, तीसरा हो गया। चौथा यदि देखा जाए, एक एक चीज क्रम से नोट कर लीजिएगा, इनके ऊपर ह्यूम का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
ह्यूम का प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक है, अनुभववादी दार्शनिक है, अर्थात इंद्रिय सुख ही सर्वोपरि है, सुख ही सर्वोपरि है। इसी के आधार पर इन्होंने नैतिक सुख, इन्हीं से प्रभावित होकर नैतिक सुख के साथ भौतिक सुख को भी आधार प्रदान किए, भौतिक सुख को भी उपयोगितावाद में सम्मिलित करने का प्रयास किया था। तो कहाँ से इनके सिद्धांतों में क्या क्या प्रभाव पड़ा ये हम जाने। अब नेक्स्ट जो तीसरी कड़ी क्या है, तीसरी कड़ी है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। महत्वपूर्ण रचनाएं, एक एक चीज मैंने कहा था कि एक एक चीज यदि न नोट कर पाए होगे तो आप लोग ना कमेंट कर दीजिएगा कि सर नोट नहीं किए हैं, रुक जाइए हम नोट कर लेते हैं, तो मैं रुक जाया करूंगा, ठीक है। चाहे इच्छा करेगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन कभी भी मैं कहता हूँ एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है और नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी कि मिल के इतना पढ़ने के बाद कम से कम 2-3 दिन मुझे लगेगा। मिल को ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा तो 2-3 दिन लगेगा। उसके बाद आपको कहीं भी, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तब, चाहे आप फिलॉसफी के विद्यार्थी हो तब, हिस्ट्री के विद्यार्थी हो तब, कहीं पर भी आप उस मैटर को यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, दैट्स परफेक्ट थिंग्स अबाउट मील, दिस इज द मेन फिनोमिना for which you can explain all the dimensions of meal, ठीक है। ये हो गया। तो इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखें, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये नोट कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है खास तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन के लिए, जैसे आप लोग आरपीएससी की एग्जाम के लिए कह रहे थे, आरपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस में ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसे एग्जामों के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान में, उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, इसको आप लोग एक एक करके नोट्स कर लीजिएगा, बहुत आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। पहली, कानून का सिद्धांत। कानून का सिद्धांत हर आयाम को आपको परिचित कराऊंगा, पहली रचना। दूसरी इनका है सिस्टम ऑफ लॉजिक। सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तीसरी है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्होंने आर्थिक पाप से जो विरासत मिली थी राजनीतिक, जैसे इनके पिता जेम्स मिल थे, वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो जो विरासत में मिली राजनीतिक चीजें वह ज्यादा उपयोगी दिखाई पड़ी, इनकी किताब में यहीं से दिखाई पड़ती है। चौथी किताब है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी, ये किताब मुख्य रूप से मनुष्य के वैचारिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता आदि की पक्षधर दिखाई पड़ती है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस तरीके की विचारधाराओं की स्वतंत्रता को प्रगाढ़ किया जाए, इन सारे आयाम का वर्णन इसमें है, ठीक है।
यह किताब 1859 में पब्लिश हुई है। कार्यकाल लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि कौन सी किताब कब पब्लिश हुई है। ठीक है, यह है 1842, 1843, 1843, यह 45 में है, 45 में है या 1859 में, इनकी क्रम से किताबें आई हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट किताब 5वीं, थॉट्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। आप लोग यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट में कर दिया, आप लोग फुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी किताब इनकी 1859 में ही आई थी, 1859 में ही आई थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, उपयोगिता, यूटिलिटिज्म 1860 में आई थी, यानी उपयोगितावादी से इसको हिंदी में लिख लीजिए, उपयोगितावाद 1863 है, 1863 है। इनकी जितनी इंपॉर्टेंट किताबें होंगी सारी की सारी मिल जाएगी। उसके बाद 7वीं किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स, सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स 1869 में आई थी, 1869 में आई थी, 1869 में आई थी। यानी इनकी यह 7 किताबें हैं, एक के बाद एक। आप नोट्स बना लीजिए, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, बस एक चीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास डेली चलती है। रही मिल के सिद्धांत, विचारधारा, हर आयाम को एक एक चीज सूक्ष्मता से, हर डायमेंशन खोल के एकदम सिस्टम से, क्रम से, जिस तरीके से आपको मेरी किताब में मिलेगा उसी तरीके से यहाँ क्रम में मिलेगा। ये इतनी टाइप के जो भी भ्राता बंधु जो भी इन एग्जामों को देते होंगे उन सब के लिए यह काम करेगी, तो इसे नोट कर लीजिएगा। रही एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि मिल का जो टाइम पीरियड है 1806 से 1873। पहला हम पढ़ते हैं भूमिका, आधारभूत जानकारी। आधारभूत जानकारी के अंतर हमने बताया था कि आपको मैं जीवन परिचय पढ़ाऊंगा, प्रभाव पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ाऊंगा। हमने आप देखे होंगे कि इनके जीवन परिचय के अंतर्गत जो बेसिक चीजें थी वो हमने बताया। दूसरी, इनके ऊपर किनका किनका प्रभाव पड़ा और उनकी विचारधारा में क्या तब्दीली आई। सबसे बड़ी चीजें है कि यदि आप डॉक्टर अवधेश यादव की फिलॉसफी को पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आपकी विचारधारा कैसे चेंज हुई ये मायने रखता है। जैसे मैं किसी भी धर्म को न मानकर मानवीय धर्म को मानता हूँ, दूसरों को सेवा भाव से, सहयोगात्मक भाव से समर्पित करने की मेरी आइडियोलॉजी है। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा करना इसकी वास्तविक पूजा है। तो इस धर्म को और यही विचारधारा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी किताबें भी पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट झलक दिखाई पड़ेगा कि हमने हर रूढ़िवादिता से ऊपर उठते हुए हम सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाकर मानवीय धर्म पर अधिक जोर दिया है, वकालत किया है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इन्होंने कितनी
रचनाएं लिखी और कब लिखी। तो यहाँ पर आपको देखें कि 7 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कब कब पब्लिश हुई है इनकी किताबें, वो आयाम देखने को मिलेगा। जैसे मेरी क्या है कि मेरी 5 किताबें 2020 में पब्लिश हुई, ठीक है, कि कोई 1-2 करता है, हम 5 एक ही साथ। क्यों? देखो वो एक क्यों था कि वो पीएचडी के दौरान ही हमने सोचा था कि इसको पब्लिश करवाएंगे, लिखा उसी समय का था, एक बार मौका मिला निकाल दिया। अब 2022 में 5 किताबें निकल जाएंगी, तो इस तरीके से लिखे बहुत पहले था। तो वो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे निकालना है किताबों का। जब मार्केट में आएगी तो मानवीय भावनाओं के जो, देखो एक विचारक, एक फिलोसोफर की वर्तमान परिदृश्य की जो सोच होती है उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसा एक लेखक, आप लोग नाजुक कली हैं, ठीक है, जैसी आपकी विचारधारा हम लोग जिस डायरेक्शन में राइटर लेके जाते हैं ऑटोमेटिक उसका प्रभाव पड़ता है। तो मेरी एक ही आइडियोलॉजी है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना है सिख ईसाई, सर्वोपरि है मानव धर्म, इसी को दिल से मानना, ठीक है, इसी की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना वास्तविक सुख है, ठीक है। इसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आयाम क्या है, तो इनकी जो अध्ययन की पद्धति क्या रही, इन्होंने किस सिस्टम के तहत सारी चीजों की अध्ययन किया। जैसे हमारा क्या रहा है, जैसे आज के आपका क्या है कि गुरु शिष्य की जो संवाद प्रक्रिया है कि टीचर आता है आपको क्लास में पढ़ा के चला जाता है, तो आखिर इनकी भी एक सिस्टम था जिसके तहत उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था, सीखा था। तो उनका सिस्टम क्या था, तो लिखेंगे अध्ययन की पद्धति, इनकी अध्ययन की पद्धति क्या थी, ये किन आधारों पर। मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करो। यदि आप फॉलो करते हो तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, एक उदारवादी दृष्टिकोण मिलेगा, आप संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित नहीं होंगे। तो इनकी जो सिस्टम ऑफ पद्धति देखते हैं 2 आधारों पर बेस्ड है, यानी इनकी जो पुस्तक भी आपने देखा सिस्टम ऑफ लॉजिक, आपने इस पुस्तक को देखा सिस्टम ऑफ लॉजिक, और दूसरी जो इनकी विधि है वैज्ञानिक एवं तार्किक विधि, इन दोनों विधियों को आपस में इन्होंने मर्ज किया और यहाँ से 4 सिस्टम निकाला, सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करने के 4 दृष्टिकोण निकाला, 4 विधि निकाला। और वह 4 विधियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इनके अध्ययन करने की 4 विधि कौन कौन सी है, आपके भी जीवन में बहुत काम आने वाली है। ये है ऐतिहासिक पद्धति, हासिक पद्धति, आपका एक एक डायमेंशन क्लियर होगा, इसकी गारंटी मेरी है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। बस वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। बी है प्रयोगात्मक विधि, एक ब्यूरोक्रेट्स थे तो हर आयाम को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, समझा था, उसके बाद ही किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। एक यूपीएससी के स्टूडेंट में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। ज्यामिति विधि, ज्यामितीय पद्धति, और चौथा इनकी जो पद्धति है निगमनात्मक। निगमनात्मक पद्धति, ये चारों विधियों के माध्यम से वह एक सिस्टम बनाए जिसके तहत आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यह बात सही है कि आगे चलकर यहाँ पर नोट एक लिख लीजिएगा, नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह
चारों विधियां या पद्धति आगे चलकर निगमनात्मक एवं आगमनात्मक में बदल गई। इसकी सबसे सुंदर खासियत रही है यह पूरी की पूरी। आप एक सुंदर से नोट्स बनाइएगा, आपको एकदम सुंदर तरीके से, मैं भी आज कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज को सुंदर तरीके से सजूं। अब इन पद्धतियों की क्या खासियत होती है, थोड़ी सी इस पे जान लेना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम ऑफ लॉजिक क्या कहता है, थोड़ा सा विचार विमर्श करिए कि सिस्टम ऑफ लॉजिक क्या कहता है। कि देखो, सिस्टम ऑफ लॉजिक यही कहता है कि आप किसी भी विषय वस्तु को देखें तो एक चीज जरूर करिएगा, आप हमेशा तर्क के आधार पर देखिएगा। ठीक है, तर्क के आधार पर हर विषय वस्तु का मूल्यांकन करने का प्रयास करिएगा, न कि रूढ़िवादी कोई कह दिया कि ऐसे करो, कोई कहता है इस तरीके से करो, इन विषय वस्तुओं को मत मानिएगा। दूसरी है वैज्ञानिक विधि। यदि 2+2 4 होता है तो कैसे 2+2 4 होता है, तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो उस आधार पे 2+2 कितना होता है, 4 होता है। तो इसके आयाम को भी समझना जरूरी है। यानी कहा जा सकता है कि यह क्या है, मिल के अध्ययन की विधि पद्धति, यह हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे नोट कर लीजिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाता है, जबकि शिक्षा क्या होनी चाहिए, एक प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से होनी चाहिए जो आपके वैचारिक विकास करे। ठीक है, लर्न बाय करके सीखो, यहीं से आगे चलकर आपको उपकरणवाद का सिद्धांत निकल कर आएगा। उपकरणवाद जो अमेरिका की फिलॉसफी है, ठीक है, जॉन डीवी का यह सिद्धांत निकल के आएगा, करके सीखो, प्रयोगात्मक सिद्धांत से निकल के आएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य यही है कि यह ऐसे सिद्धांत थे जिससे विश्व के अनेक देशों में अनेक सिद्धांत निकल कर आए, और वो क्या क्या निकल के आए, ये इसके सारे आयाम देखने को मिलता है। हम आगे पढ़ेंगे कि बेंथम की कमियों को कैसे सुधारे, बेंथम की कमियों का परिष्कृत रूप क्या है। यानी आखिर बेंथम के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी जिसको इन्हें सुधारने की आवश्यकता पड़ी। आप सभी जानते हैं कि बेंथम का जो सिद्धांत था उसे कहा जाता है कि बेंथम पूरी तरीके से, यदि हम इसको ऐसे समझ लें कि एक तरफ बेंथम है और दूसरी तरफ मिल है। तो देखो, बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, यह दो आधारों पर आधारित दिखाई पड़ता है, भौतिकवाद और इंद्रिय सुख। पर आधारित दिखाई पड़ता है, जबकि मिल का जो सिद्धांत है यह दो आधारों पर, ये मिल का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत, इसे भी थोड़ा उपयोगितावाद,
यह दो आधारों पर दिखाई पड़ता है। यहाँ भौतिकता की जगह नैतिकता, नैतिकता और दूसरा अंतःकरण। इन दोनों से भौतिक का जो स्वरूप निकलता है वह मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक सुख होता है, वह मात्रात्मक सुख होता है। उस विधि को मात्रात्मक सुख कहते हैं। जबकि इनसे, इन दोनों से मिलता है तो जो सुख की अवधारणा मिलती है वह गुणात्मक निकलती है, गुणात्मक सुख, गुणात्मक। ये मूल अंतर है। इसीलिए बेंथम के सिद्धांत को मील और उस समय के जितने विचारक हैं तो उन्होंने कहा था, आलोचना करते हुए, आलोचकों द्वारा क्या लिखा गया आप ऐसे बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आलोचकों का तर्क। पहला, आलोचकों ने इस बेंथम के सिद्धांत को, बेंथम के सिद्धांत को भ्रम एवं विरोधाभास का पिटारा कहा था। पहला, कुछ उस समय के जो आलोचक थे तो बेंथम के सिद्धांत को भ्रम और विरोधाभास का क्या बोले, पिटारा कहे। ये बात तो थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन आगे चलकर इतने गिर गए, इतने गिर गए कि इनके सिद्धांत को, बेंथम के सिद्धांत को, के दर्शन को ही, यानी बेंथम के दर्शन को ही सुअर का दर्शन कह दिए। सुअर का दर्शन तक कह दिए कि बेमतलब का यह दर्शन है। जिस तरीके से सुअर, यहाँ सुअर कहने का मतलब यह है कि सुअर को क्या है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से क्या चीजें है, उसको केवल क्या है, जहां मन करे लेट जाना, मतलब कीच पाक हर चीज में लेट कर। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से सुअर की जिंदगी एकदम बदतर होती है, उसी तरीके से इनके सिद्धांत ने को केवल फॉलो कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन एकदम बदतर हो जाएगा, सुअर के जैसा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सुअर, कहने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा दृष्टिकोण जो पूरी तरीके से क्या हो, अनैतिक हो, अनर्गल हो। इसी भाव को क्या कहते हैं, सुअर का दर्शन कहते हैं। बेंथम के सुअर का दर्शन, इसी सुअर का दर्शन कहकर कहा जाता है। अब इस हद तक गिर जाता है। सुअर का दर्शन कहने का तात्पर्य यही है कि इसकी कुछ खासियत थी कि सुअर का दर्शन इन बेंथम ने स्वीकार किया। आखिर वह क्या था? तो पहला आप देखें कि बेमेल का सिद्धांत था। जो इनका सिद्धांत था बेंथम का, एक गुरु की आलोचना तो किए ही, परिष्कृत करने का काम मिल ने किया। तो बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन, बेमेल का यह सिद्धांत था, बेमेल का दर्शन था, मनुष्य को पशु बनाने की तरफ अग्रसर हो गया था। अग्रसर दिखाई पड़ रहा था। नैतिकता का पूर्ण अभाव था।
ये इनके सिद्धांत की खासियत थी कि नैतिकता का पूर्ण अभाव था, इसीलिए इधर का बेड़ा उधर का रोड़ा, जिधर से मन गया उधर जोड़ा। तो यही हाल था बेंथम के सिद्धांत का, इसीलिए बेंथम के सिद्धांत को क्या बोला गया, सुअर का दर्शन बोला गया। कि जिस तरीके से सुअर का कुछ काम नहीं होता है, जहां मन तहे लेट जाएगी, जिस तरीके से करने का मन उसी तरीके से करेगी। इसी के कारण इनको क्या बोला गया कि ये इनका जो पूरा दर्शन है परिष्कृत करने का काम किया। अब हम इसमें एक चीज जोड़ेंगे कि आखिर बेंथम ने कौन सी आइडिया लाकर बेंथम द्वारा मिल द्वारा यानी मिल द्वारा किया गया सुधार यानी मिल द्वारा इसमें क्या क्या सुधार किया गया, हम इन चीजों पर जो गौर करें। यह पेन साफ नहीं दिखाई पड़ रही होगी, हम इसे चेंज कर देते हैं। तो मिल ने कहा कि देखो भाई, यह बेमेल क्यों हो जाता है। अब सुअर के दर्शन से प्योर का दर्शन कैसे बनेगा, उत्कृष्ट दर्शन कैसे बनेगा। मिल ने बेंथम के दर्शन को उत्कृष्ट बनाया। उत्कृष्ट किस तरीके से बनाया, बनाने का प्रयास। तो इन्होंने कहा कि देखो सब कुछ सही है, नैतिकता की जब बात चल रही है तो पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वह ये होती है, यह वो होती है कि नैतिकता हमेशा सदैव मनुष्य के अंतःकरण से निकलती है। अंतःकरण से निकलती है। जो मनुष्य के गुणों को, न कि जीवन को, गुणों को परिष्कृत करने का काम करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी मूलभूत जो अवधारणा यही थी कि मिल ने इन सब को परिष्कृत किया। जो मनुष्य को पशुता की तरफ लेके जा रहा था वह सेवा भाव की तरफ दिखाई पड़ने लगा। क्या यहाँ सेवा तथा मानवीय गुणों को उजागर करने का प्रयास, उजागर करने का प्रयास। ये परिष्कृत होने के बाद का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ अन्य आयाम भी देखने को मिलता है कि जो बेंथम ने सुख को मापने के यंत्र दिए थे कि 14 यंत्र है जहां से सुखों को मापा जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सुख का जो सिद्धांत है वह पूरी तरीके से क्या है, गलत है। यानी सुख को तुम माप ही नहीं सकते हो। सुख कैसे मिलता है, सुख आंतरिक अभिव्यक्ति की पुकार है। सुख क्या है, यदि हम कहें कि मिठाई खाए, बताओ सुख तुमको कैसा प्राप्त हुआ। यदि आपको मिठाई आपको खाने की इच्छा कर रही है, हम आपको मिठाई खिलाते हैं और पूछते हैं एक बताओ सुख तुम्हारा कैसा रहा, तो ये तो कहोगे नहीं कि लंबा रहा, मोटा रहा, बड़ा रहा, छोटा रहा, ये चीज नहीं कहोगे ना। सुख क्या है कि तुम अंत मजा आ गया, क्या बोलोगे, मजा आ गया। अब मजा कैसे आया, मजा शब्द का रूप क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो वो क्या है, एक प्रकार का आंतरिक सेटिस्फैक्शन मिलना। यानी सुख किससे निकलता है, आंतरिक संतुष्टि से। मान लीजिए कि आपको मूवी देखने जाने का मन किया, ठीक है, आपने मूवी देखा और मूवी देखने के बाद पूछा जाए क्या कैसा लगा, आपको क्या इस समय आनंद आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि इतना आनंद मिला? नहीं, वही कहते हैं कि आनंद हमेशा क्या होता है, आंतरिक भाव की एक पुकार होती है।
यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यह एक प्रकार से मनुष्य के आंतरिक भाव की पुकार है। ठीक है, यानी आंतरिक भाव की पुकार है, आंतरिक भाव की वास्तविक पुकार है। हम कोशिश करेंगे इसके अन्य आयाम को कल भी पढ़ने का। मैंने कहा था कि कम से कम मिल को मुझे पढ़ाना हो तो कम से कम 3-4 घंटे, कितनी भी बेईमानी करूं 4 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। मैं ऐसे दूसरे लोग आते तो हैं क्या है, तो आधे घंटे के अंदर पूरा मिल खत्म हो जाते हैं। जब पढ़े ही है आधे घंटे भर का तो पढ़ाएंगे ही आधे घंटे भर का। और जब आधे घंटे को पढ़ोगे तो आधे 15 मिनट 5 मिनट के लिख के आओगे। जब पढ़ोगे 3 घंटे का तो मैटर तुमको सॉलिड मिलेगा। लेबर ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ कि छपवा रहा हूँ पूरा, उसमें से जो कीवर्ड है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स कीवर्ड के रूप में पॉइंट के रूप में बने वो ज़्यादा है। मैं हमेशा एक उसी कीवर्ड के रूप में बनवा रहा हूँ। कल इसके अन्य आयाम पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो